हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज़ यू नो, हम अपने वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपके सिलेबस में 6 यूनिट रहने वाली हैं, जिसमें से आपकी पहली यूनिट है नेचर, स्कोप, यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति, क्षेत्र व उपयोगिता। एंड सेकंड यूनिट है आपकी जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन सोसाइटी, पावर एलिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड आपकी सिक्स्थ यूनिट में डिफरेंट रिजीम को कंपेयर करेंगे। सो ये था आपका सिलेबस। बात करें आपके पेपर पैटर्न के बारे में, तो आपके पेपर में कुल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 घंटे का टाइम मिलेगा टोटल। नाउ सबसे पहले बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो आपकी यूनिट नंबर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया है। उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए जो उसकी मेजर अप्रोचेज़ हैं उसके बारे में, जो दृष्टिकोण हैं अलग अलग, उनके बारे में बात की गई है, जिसके अंदर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति के नेचर और स्कोप बताने होंगे। नेचर यानी प्रकृति, स्कोप यानी क्षेत्र बताने होंगे। एंड इसके साथ साथ इसमें आपको मॉडर्न अप्रोच, जो आधुनिक दृष्टिकोण आया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, यानी आपके तुलनात्मक राजनीति के अंदर, उसके बारे में बताना होगा। अभी बात करते हैं आपके आंसर के अंदर। आपके आंसर में अगर बात करें मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स की तुलना करता है, उनको कंपेयर करता है। एंड आगे बात करें नेचर एंड स्कोप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति और क्षेत्र को अगर पढ़ें तो इसमें भी अलग अलग स्कोप दिए हुए हैं, जैसे कि साइंटिफिक एंड कंपैरेटिव स्टडी यानी वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस, जैसे कि राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं को अध्ययन करना, उनको पढ़ना। एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इनके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर। ये जैसे कि आपकी कुछ नेचर हैं, स्कोप हैं यहाँ पर। एंड आगे आप बात करें फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। हमने देखा है क्वेश्चन में कि मॉडर्न अप्रोच जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आज इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, उसकी विशेषताओं का। एंड फीचर्स की बात करें जैसे कि साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण, फोकस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान देना, ये कुछ फीचर्स हैं इसके। एंड आप आगे देख सकते हो जैसे कि ग्लोबल कवरेज, थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण करना, एंड बेटर पॉलिसी मेकिंग, बेहतर नीतिकरण। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आता है आपका जो मॉडर्न अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। इसी के साथ आगे हम कंक्लूज़न पे बात करें। कंक्लूज़न में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति है, ये एक माध्यम है जिससे कि हम अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं एक जगह, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, जिससे कि हम किसी भी देश को एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए एक अच्छा गाइडेंस मिल जाती है, एक एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है, जिससे हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। पूरा वैज्ञानिक तरीके से हम पढ़ते हैं अलग अलग देशों के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी राजनीतिक प्रणालियों के बारे में।
तो आगे बात करते हैं यूनिट 2 से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फेडरलिज्म के बारे में बात करी गई है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी मेरिट्स, उसकी लिमिटेशन एंड फेडरलिज्म यानी संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है एंड उसकी मेरिट्स, उसकी लिमिटेशंस के बारे में। अगर आंसर की बात करें तो फेडरलिज्म यानी संघवाद सरकार का एक सिस्टम है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों को विभाजन किया जाता है, यानी पावर डिवाइड की जाती है। दोनों लेवल पर जो है वर्क कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, संविधान के अनुसार काम किया जाता है। और ये जो फेडरलिज्म है, संघवाद जो है, ये नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। ये एक राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद करता है राज्य के अंदर। एंड ये थी आपकी फेडरलिज्म का मतलब, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। एंड इसी के साथ साथ आपको आंसर में लिखना होगा असेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म यानी संघवाद की आवश्यक विशेषताएं, जिसमें आप लिख सकते हैं डुअल गवर्नमेंट के बारे में, दोहरी सरकार की जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पर जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न होता है। एंड जैसे कि फेडरलिज्म में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ईजी बन जाती है, क्लियरली डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पावर डिफाइन होती है सेंटर की और गवर्नमेंट की, डिवीज़न ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन हुआ होता है। तो ऐसे ही इसमें कई असेंशियल फीचर दिए गए हैं यहाँ पर फेडरलिज्म के। आगे बात करें एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के लाभ, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। जैसे इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, जिसके अंदर फेडरलिज्म है, जैसे कि स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर लेवल पे अलग गवर्नमेंट होती है। एंड इन गवर्नमेंट के वजह से जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो एकता बनकर रहती है, यूनाइट रहती है। एंड जो स्टेट हैं वो इंजॉय करते हैं अपनी ऑटोनॉमी, स्टेट को अलग हिस्सा मिलता है एक उनकी खुद की अपनी स्वतंत्रता के लिए। जैसे कि बात करें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर जो है वो बट जाती है, पावर शेयर हो जाती है अलग अलग लेवल पर। एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बेहतर प्रशासन होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है यानी राजनीतिक भागीदारी होती है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके फेडरलिज्म की यानी संघवाद की। आगे देखें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म यानी संघवाद के नुकसान, जैसे कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं एंड इनके शक्तियों को लेके, मतलब इनकी पावर्स को लेके, फाइनेंस, रिसोर्सेज, इन सब के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फेडरलिज्म के, जैसे कि स्लो डिसीजन मेकिंग, धीमी निर्णय लेने की प्रक्रिया, जो डिसीजन मेकिंग है स्लो है क्योंकि हर एक लेवल ऑफ गवर्नेंस पे हमको एक अप्रूवल चाहिए होता है कि स्टेट लेवल भी करे, सेंटर लेवल भी करे। तो इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो धीमी हो जाती है। एक्सपेंसिव है ये सिस्टम, बहुत ज़्यादा महंगी प्रणाली है क्योंकि हर लेवल पर उतना ही सेपरेट गवर्नमेंट होती है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर जगह आवश्यकता होती है अलग अलग फाइनेंस की, अलग अलग चीज़ों की, एक मेंटेन करना होता है पूरा एक्सपेंडिचर, खर्चा जो है बढ़ता है ऐसे अलग अलग अगर आपका सिस्टम होता है तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रणाली में आता है। एंड ये सब ऐसे कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं फेडरलिज्म के। एंड आगे बात करें कि भारत एक सच्चा संघ क्यों नहीं है, लाइक वाई इंडिया इज़ नॉट अ ट्रू फेडरेशन, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मजबूत केंद्र सरकार, ये कुछ रीजंस हैं जिसमें जो बात करते हैं कि भारत एक सच्चा संघ क्यों नहीं है। ये सब आप पढ़ लेना, जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गई, एक नागरिकता जो है, एंड एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, आपातकालीन प्रावधान। तो ये कुछ आपके रीजंस थे इंडिया के फेडरेशन ना होने के। आगे बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में जो संघवाद है उसका क्या महत्व है इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, हमने पहले भी बात करी थी कि डाइवर्सिटी को मैनेज करने में, प्रबंध रखने में उसका हेल्प होती है। सेकंड, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो लोकतांत्रिक शासन जो है इंडिया में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फेडरलिज्म को बचाए रखने के लिए। रीजनल डेवलपमेंट होती है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता जो है। ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फेडरलिज्म के
फीचर्स थे जो इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट बात करें कंक्लूजन की यानी निष्कर्ष की, तो फेडरलिज्म जो है वो एक सिस्टम है जो क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी रीजनल ऑटोनॉमी और राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी को जोड़ के रखती है, साथ में ले जाती है और डिफरेंट लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे सरकार के अलाउ करती है कि जो पावर है वो शेयर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये कंक्लूजन था। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षीय प्रणाली और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली, इन सब के फीचर्स के बारे में, इनके एडवांटेजेस के बारे में, एंड ये इनमें से कौन सा बेहतर है एंड क्यों बेहतर है, इंडिया के लिए कौन सा बेहतर है। जैसे कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड यूएस एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इनका आपको कंपैरिजन करना होगा कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो इसका आंसर भी आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है यूनिट नंबर 3 से, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको फीचर्स बताने हैं इलेक्टोरल, जो डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं यानी चुनावी प्रणाली जो होती हैं अलग अलग, उनके अंदर कौन कौन से चुनावी पार्ट्स बने हुए हैं। लाइक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये एक सिस्टम है चुनाव करने का। सेकंड जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी एक सिस्टम है इलेक्शन का जो अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से अपनाती हैं, अलग अलग लेवल पे अपनाया जाता है। किसी लेवल पर सेम ही गवर्नमेंट में, सेम ही कंट्री में दो सिस्टम भी कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में भी करते हैं, इसके आंसर के बारे में। तो इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो एक मेथड है जिसको हम चुनाव प्रणाली कहते हैं। वो मेथड है प्रतिनिधित्व को चुनने का, इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी के अंदर जो हम रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हम वोट करते हैं, जैसे कि हमारे एमएलए एमपी, इनको हम कैसे चुनते हैं, इनके चुनने के तरीके को कैसे हम किस तरीके से इनको चुनते हैं, वो पूरा इलेक्शन सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल सिस्टम यानी चुनाव प्रणाली। आगे बात करें इसके मतलब की, तो इसमें आपको मेनली दो सिस्टम दिए जाएंगे इलेक्टोरल के, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हमने पहले भी बात करी थी। पहले बात करते हैं मतलब की, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के मतलब क्या है, कि इसका अर्थ क्या है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम जो है ये इलेक्टोरल का एक मेथड है जिसमें आपको चुनाव का जहाँ सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार, जो कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगी वो चुनाव को जीतेगा, उसको चुनाव में हाईएस्ट नंबर मिले होंगे वोट्स में, इसीलिए वो चुनाव में जीतेगा। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आप आगे इसमें और भी पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स भी हैं जैसे कि सिंगल मेंबर कंसिस्टेंसी होती है, जो सिंपल वोटिंग प्रोसेस होता है इसका। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो वोटिंग प्रोसेस होता है वो बहुत सरल होता है, मतदान की प्रक्रिया उसकी। हाईएस्ट वोट विंस, जिसमें को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही इसमें जीतता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड क्विक रिजल्ट, जो रिज़ल्ट होते हैं बहुत परिणाम जो होते हैं वो बहुत जल्दी मिलते हैं इसमें। सो ये ऐसे ही इसके कुछ और भी फीचर्स हैं। आगे बात करें एडवांटेज की एफपीटीपी के, एफपीटीपी शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। एंड जैसे कि इसकी एडवांटेज है कि सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर सरलता है, सिंप्लिसिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है जो इस इलेक्टोरल सिस्टम से, इस प्रणाली से जो चुने जाते हैं चुनाव की प्रणाली से, उसकी स्टेबल गवर्नमेंट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी लिंक जो होते हैं, मजबूत निर्वाचन क्षेत्र लिंक होते हैं इसमें। क्विक एंड इकोनॉमिकल, जल्दी से और किफ़ायती फैसले इसमें लिए जाते हैं। ये उतना ही अच्छा भी होता है कि जल्दी हो जाता है एंड ज़्यादा इसमें आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है जब इलेक्शन, वैसे तो इलेक्शंस में बहुत होती है लेकिन अगर कंपेयर करें औरों में तो इसमें कम होती है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस थी, आप देख सकते हो और भी एडवांटेजेस हैं जो आपको कुछ आंसर के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, इस सिस्टम की एफपीटीपी के लिए लिमिटेशंस, इसके अंदर जो प्रणाली की सीमाएं हैं उनके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस में आप देख सकते हैं जैसे कि माइनॉरिटी की जो वोट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि लोअर सेक्शन जो होता है, जो जिसके अंदर पॉपुलेशन कम होती है, उनकी वोट्स को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। एंड जो सपोर्ट जो होता है वोटर्स का वो होता है जो मेजर पॉपुलेशन होती है उसकी। एंड डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, अनुपातहीन प्रतिनिधित्व,
इसके अंदर ये सब देखा जाता है, जिसके वजह से ये एक अच्छा सिस्टम नहीं बन पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पार्टी को उनके प्राप्त वोटों के परसेंटेज के अनुसार सीटें मिलती हैं। जो पार्टी को जो वोट मिली हैं उनके हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से उनको सीट मिलती हैं, पार्टी के हिसाब से, ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यही होता है। नेक्स्ट आप इसके फीचर्स देख सकते हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू वोटों के अनुसार इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, उचित होता है। एंड मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं इसमें। एंड ये सब इसकी कुछ फीचर्स हैं। आगे देखते हैं मेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के कुछ गुण। फेयर रिप्रेजेंटेशन होती है, उचित प्रतिनिधित्व, हमने ऐसे पहले भी पढ़ा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की जो है प्रोटेक्शन होती है, संरक्षण होता है उनका। एंड रिड्यूस होती है, जो वोट की वेस्टेज होती है वो कम होती है इसमें। एंड पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा आता है इसमें बाहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीमेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दोष। इसमें जो कमियां हैं वो ये, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जटिल प्रणाली है। इसमें सेकंड बात करें, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारें जो होती हैं वो बहुत होती हैं। एंड ऐसे ही इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं इसके। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ FPTP इन इंडिया, भारत के अंदर जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसका क्या महत्व है। जैसे कि ये जो सिस्टम है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने के लिए आसान है। बिकॉज़ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो अनएजुकेटेड है, या फिर वो उतनी एबल नहीं है कि वो सिस्टम को अच्छे से समझ पाए कि इलेक्टोरल सिस्टम के पीछे क्या बेसिस होते हैं। तो इसीलिए ये समझने के लिए ईजी होता है फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है। एंड इसके क्विक रिजल्ट हैं। एंड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होती है, मजबूत प्रतिनिधित्व होते हैं इसके अंदर। स्टेबल गवर्नमेंट होती है, स्थिर सरकारें होती हैं। एंड जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जैसे लागत जो है इसके अंदर खर्चा कम होता है। एंड आगे बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्टोरल सिस्टम हैं। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव करने के लिए एक सिस्टम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चुनाव प्रणालियाँ हैं दोनों महत्वपूर्ण। एंड ये डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो पीपल की होती है। एंड जो इलेक्शन जो होते हैं वो लोगों तक कैसे जाएंगे, कैसे नहीं होंगे, वो इलेक्टोरल सिस्टम से ही डिसाइड होता है। तो ये इलेक्टोरल सिस्टम जो होती है, चुनाव प्रणाली, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। तो वैसे तो ये दोनों सिस्टम के अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं अपनी अपनी, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए किसी ना किसी या दोनों ही मिक्स ऑफ टू कह सकते हैं सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आपको और भी क्वेश्चंस हमारे PDF में मिल सकते हैं। PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको यूज़ करें एंड PDF नोट्स डाउनलोड करें। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।